आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्लोबल ऑयल संकट के पीछे की वजह क्या है, क्या इनसाइड स्टोरी है और ऐसे हालात क्यों हो गए कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश पाम तेल का इंडोनेशिया, वहां पर भी तेल का संकट आ गया। ऐसा क्या हो गया कि दुनिया को तेल खिलाने वाला देश खुद तेल के लिए मोहताज हो गया। आज इसी पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑयल मार्केट के सबसे बड़े जानकार, सबसे बड़े दिग्गज दोराब जी मिस्त्री लंदन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं और एडिबल ऑयल के इंसाइक्लोपीडिया हैं। मतलब ऑयल मार्केट में अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो उस पर सबसे बेहतर जानकारी के लिए दोराब जी मिस्त्री से के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर दोराब जी। आज सर हमारा मकसद ये है, चूंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं उसके बावजूद उनके किचन तक सस्ता तेल क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो रिसर्च में यह पाया गया कि इंडोनेशिया में भी हालात खराब है। इंडोनेशिया जो कि दुनिया को तेल का एक्सपोर्ट करता है, पाम का एक्सपोर्ट करता है, वहां पर हालात ये हो गए कि वहां पर प्राइस कैप लगाना पड़ा। दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगने लगी पाम तेल लेने के लिए। और हालात ये हो गए कि तेल ही गायब हो गई, दुकानों से, स्टोर से तेल गायब हो गए। दाम वहां पर बढ़ गए 50% तक कुछ ही महीनों में। आप इस संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? नमस्कार मृत्युंजय। इंडोनेशिया की जो समस्या है खाद्य तेल की, वो उनकी खुद की एक इंटरनल समस्या है। इन लोगों ने इतने जबरदस्त एक्सपोर्ट ड्यूटियां लगाई, $500 की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। तो जब एक्सपोर्ट ड्यूटी उतनी बड़ी हो जाती है तो अपने आप तेल स्मगल होना शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो तेल डोमेस्टिक मार्केट में जाना था वो छिप छिप के एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसी के लिए इंडोनेशिया की लोकल मार्केट में एक तरह की शॉर्टेज आ गई है। ये शॉर्टेज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब ये रमजान का महीना है, कंजम्पशन ज्यादा है और उसके लिए शॉर्टेज है। लेकिन वैसे देखो तो इंडोनेशिया का प्रोडक्शन पिछले साल से ज्यादा है, अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है और एक्सपोर्ट जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इन लोगों ने इतनी जबरदस्त लगाई है कि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो चुकी है और ये डिस्टॉर्शन के लिए लोकल मार्केट में शॉर्टेज आ गई। इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ये अपने आप मई महीने के अंत में जबकि रमजान का महीना खत्म होगा तब ये अपने आप ये शॉर्टेज निकल जाएगी। सर जहां तक मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जब आपने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडोनेशिया ने बहुत ज़्यादा लगा दी थी, तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी तो इसके पीछे का मकसद ये था कि एक्सपोर्ट कम हो, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़े। तो सप्लाई तो बढ़नी चाहिए थी, ऐसा क्यों हुआ फिर? ये इनका थिंकिंग आप जैसा लॉजिकल थिंकिंग नहीं है मृत्युंजय। इनका थिंकिंग है कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए और एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े और उस एक्सपोर्ट ड्यूटी से हम लोकल बायोडीजल बनाने वालों को सब्सिडाइज करें। अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग है। और हमेशा जब सरकार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग करती है तो उसका नतीजा उल्टा ही होता है। तो ये इंडोनेशिया में इन लोगों ने मेरे ख्याल से गलती की है। और हमारी भारत सरकार के जिसको प्रोटेस्ट करना था कि भैया आप इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो, इससे हिंदुस्तान के कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार चुपचाप बैठी है क्योंकि हम भी एक बात दोराब जी मिस्त्री, हाँ जी सर, ये आपने बड़ा बढ़िया बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडोनेशिया ने बढ़ाई और जो आपने वजह बताई कि क्यों बढ़ाया था कि सब्सिडाइज रेट में वो वहाँ पर दे पाए, दुनिया में दाम बढ़ जाए, लेकिन सर इंडोनेशिया का तेल फिर गया कहाँ? मतलब मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खबर पढ़ रहा था कि वहाँ पर प्राइस कैप लगा दिया गया। प्राइस कैप लगाने के बाद हुआ ये कि सुपरमार्केट से तेल गायब हो गए, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में जो तेल का उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, जो सप्लाई थी, वो गई कहां सर सप्लाई तेल की? आप कल्पना कीजिए कहां गई? वो एक्सपोर्ट हो गई। अब एक्सपोर्ट हो गई लोग नॉर्मल मीन से या छिपे रास्ते से। अच्छा, एक्सपोर्ट दो तरह से होती है। तो आप कल्पना लगाइए कि कैसे एक्सपोर्ट हो गई ये सब माल।
ओहो, लेकिन आपने मैं अच्छा। आपको आश्वासन देता हूं कि हुँ, इंडोनेशिया में प्रोडक्शन अच्छा है हुँ, और ये सारी जो दिक्कतें हैं हुँ, वो रमजान महीने के बाद हुँ, अपने आप निकल जाएगी और इंडोनेशिया की लोकल अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय दाम भी कम होंगे। मैंने फरवरी महीने में आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दाम अब कम होने जाने वाले हैं, हुँ, लेकिन उस बीच में ये यूक्रेन का मामला उभर पड़ा और यूक्रेन के मामले से सनफ्लावर ऑयल की एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई। हुँ, यानी कि जो हर महीने 6 लाख टन सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और रशिया से एक्सपोर्ट होता था, वो हुँ, बिल्कुल बंद हो गया। मेरे ख्याल ओके, से 50,000 या लाख टन माल निकल रहा है रशिया से। यूक्रेन अच्छा, से तो बिल्कुल माल निकल नहीं रहा है। अच्छा, तो इसकी वजह से तेजी थोड़ी लंबी हो गई। नहीं हुँ। तो आज तक भाव जरूर गिरने वाले थे और मुझे यकीन है कि मई महीने के अंत तक वापस एक तरह की नरमी बाजार में आएगी। आप कह रहे हैं कि अब हालात वहाँ पर बेहतर होंगे और रमज़ान के बाद दाम धीरे-धीरे और घटने शुरू हो जाएँगे। अब मैं आता बिल्कुल, हूँ, ये तो बिल्कुल। इंडोनेशिया की बात हो गई। इंडोनेशिया के संकट के बारे में हमने बात की और इंडोनेशिया चूँकि और आप ये सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इंडोनेशिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और भारत ठीक। सबसे ज़्यादा तेल का इम्पोर्ट भी इंडोनेशिया से करता है। तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पड़ोस में हो क्या रहा है। अगर पड़ोस में दाम बढ़ेंगे तो हम उससे नहीं बच सकते क्योंकि हमारी खपत का ऑलमोस्ट हम 70% एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या हो रहा है और आपके किचन में जब तेल महंगा होता है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह डोमेस्टिक हो या घरेलू वजह हो, उसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है या कोई और देश जैसे रूस और यूक्रेन बीच में हुआ था। अब मैं दुराब जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब तेलों के दाम कम होंगे और उसमें इंपोर्ट की भूमिका बड़ी होगी, हमारा जो इंपोर्ट है पाम तेल का वो सस्ता होगा सर, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दो चीज होनी चाहिए। हम्म, पहली तो कि ये रमजान का महीना अंत आ जाएगा, हम्म, मई महीने की अंत तक। दूसरा कि ये यूक्रेन रशिया का जो मामला चल रहा है हम्म, उसमें कोई जात प्रकार की समझौता होने लायक है। हम्म, शायद कहते हैं कि पुतिन साहब 9 मई को बड़ी परेड मॉस्को में करेंगे और वहां विक्ट्री अनाउंस करेंगे। हम्म, अगर वो करते हैं तो हमारी सबकी खुशनसीबी है क्योंकि उससे वो लड़ाई बंद हो जाएगी और हम्म, लड़ाई अगर बंद हुई तो माल निकलना शुरू हो जाएगा, तो गेहूं, कॉर्न, सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर ऑयल सबकी एक्सपोर्ट चालू हो जाएगी और हम्म, जब ये चालू होगी तो आप देखिएगा भाव टूट जाएंगे। अच्छा, तो ये दो फैक्टर को हमको बहुत ही कंसंट्रेशन से स्टडी करना चाहिए। मैं हम्म, आपको एक उदाहरण देता हूं। हम्म, आपने सुना होगा सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, कई कई चैनलों पर कितने बुलिश फोरकास्टर थे क्रूड ऑयल के। कच्चे तेल का दाम बोलते थे $150 पर बैरल हो जाएगा। एक बिल्कुल, एक एक सज्जन ने तो बताया कि 150 से 250 के हाँ रेंज में बिल्कुल ठीक बात चलेगा। कह रहे हैं, हाँ। और आप देखिए आज क्या हुआ। तो $300 के टारगेट भी आ गए थे सर। एग्जैक्टली तो ये खाद्य तेल में भी ऐसे ही होने वाला है। ये हम्म, इतना बड़ा स्पेक्यूलेशन बाजार में चल रहा है और ये हम्म, सट्टे वाले इतनी जोर से काम लगा रहे हैं, हम्म, लेकिन आप देखिए कच्चे तेल में उनके हाथ साफ हो गए और हम्म, आप खाद्य तेल में भी देखिए यही नौबत चल रही है। और हमें ये एक बड़ी कम नसीबी की बात है कि हमारी भारत सरकार जो दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर है हम्म, वो गुपचुप बैठती है, कुछ एंगेज नहीं करती है। अगर भारत सरकार इंडोनेशिया की सरकार, मलेशिया की सरकार के साथ एंगेज करे तो ये लोग इतने इतने इन लोगों ने जो जितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है वो कभी नहीं बढ़ाते। लेकिन हमारी सरकार को नहीं ठीक है। कुछ और ही कैलकुलेशंस है और सरकार एंगेज नहीं करती हमारे सप्लायर कंट्रीजों के साथ। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि एकदम सीधा सवाल, जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, जो इंडियन कंज्यूमर हैं, वो जो सीधी बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या अगले 1 से 2 महीने में उनका कम से कम एडिबल ऑयल का बजट ठीक होने वाला है क्या, दाम कम होने वाले हैं क्या, पहला सवाल। और अगर हाँ तो कितनी कमी आ सकती है खाने के तेल की कीमतों में अगले 1 से 2 महीने में सर, आपके हिसाब से? अगले अगले 1 से 2 महीने में अगर अगर जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं हम्म, वैसे बाजार चला हम्म, और
पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में भी थोड़ी बहुत राहत आई तो कम से कम 10% भाव गिरने वाले हैं। अच्छा। 10% से 20% भी गिर सकते हैं क्योंकि भाव तो डबल हो गए थे। तो गिरावट आने वाली है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नया आया तो फिर हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हम न तो फोरकास्ट कर सकते ठीक बात हैं, है। न तो एंटिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो अलग और ये मसला है। यूक्रेन वाला मामला एक बिल्कुल पॉलिटिकल प्रॉब्लम अचानक से निकल पड़ा। सामने आया। ठीक बात है। अब एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि इंडिया में इस वक्त सरसों की अराइवल हो रही है और कहा जा रहा है कि बड़ा रिकॉर्ड क्रॉप है, बहुत अच्छी क्रॉप है मस्टर्ड की, और मस्टर्ड के दाम भी कम होने शुरू हुए हैं। मस्टर्ड से कितनी राहत हमें मिल सकती है ओवरऑल ऑयल मार्केट में? मेरा मानना है कि जो राहत मिलने वाली थी वो मिल चुकी है। अच्छा। मस्टर्ड का दाम, मस्टर्ड सबसे ज्यादा सस्ता तेल हो चुका था आज से दो हफ्ते पहले। अब स्टेबलाइज हो गया है और जो राहत मिलने वाली थी वो मिल चुकी है। अब इससे ज्यादा प्रेशर मस्टर्ड में नहीं आएगा क्योंकि फसल बड़ी थी। लेकिन जब सनफ्लावर ऑयल नहीं आ रहा है, जब पाम का दाम मस्टर्ड से ज्यादा है, जब सोया का दाम मस्टर्ड से ज्यादा है, तो मस्टर्ड की कंजम्पशन काफी बढ़ गई है और इससे जो राहत मिलने वाली थी वो मिल चुकी है। इससे मस्टर्ड के दाम बढ़ने वाले नहीं है लेकिन घटने वाले भी नहीं है। अच्छा। अच्छा, ठीक बात। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त देश में इंडिया में स्टॉक लिमिट की जो समय सीमा है वो दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है ये जांचने के लिए कि कहीं तय मात्रा से ज़्यादा स्टॉक तो नहीं किसी ने रखा है। अलग अलग जगहों पर सरकार चाहती है कि सप्लाई के फ्रंट से कोई दिक्कत ना आए। इसका कोई इम्पैक्ट सर प्राइस के ऊपर आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इम्पैक्ट क्योंकि जो सट्टा चल रहा है वो भारत में नहीं चल रहा है। हमारी मार्केट तो बहुत छोटी मार्केट है। जो बड़े पैमाने पे सट्टा चल रहा है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहा है। और अच्छा। उसका नतीजा आपने कच्चे तेल में देखा, अब खाद्य तेल में भी देखोगे। ओके। तो हमारी तो मार्केट बहुत छोटी है, हमारी फ्यूचर्स मार्केट बहुत छोटी है और ये सब छापामारी वगैरह जो सरकार करती है वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से सरकार को, हमारे व्यापारियों को, हमारे किसानों में फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस रखे और एंगेज करे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा बाजार को हो सकता है। बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में एडिबल ऑयल के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि इंडियन कंज्यूमर को कब तक खाने का तेल सस्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।